हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं आज एन फैक्टर फॉर बेसिक्स। एन फैक्टर फॉर बेसिक्स 4 हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक्चुअली 3 सीखे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में कि बेसिक्स जो होती हैं उनकी एन फैक्टर कितनी होती है। तो देखो, जैसे कि हम लोग सीखे थे एसिड में, तो एन फैक्टर किसका निकालते हैं? बेसिसिटी का निकालते हैं। क्लियर? इसी हिसाब से बेसिक्स के लिए एन फैक्टर किसका निकालेंगे? एसिडिटी का निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एसिडिटी में 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर ऑफ OH माइनस आयन। OH क्या कर सकता है? बेस कैन डोनेट। बेस जो है OH माइनस को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और नहीं तो क्या कर सकता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर से सुन लो, बेस का काम क्या होता है? OH माइनस को डोनेट करना, नहीं तो H प्लस को क्या करता है? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। ये मुंह बांध के आया हूँ, थोड़ा ठंड ज़्यादा है इसलिए, तो मुंह नहीं, एक्चुअली मैं सर बांध के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लुक्स पे मत जाओ यार। ठीक है, एक टीचर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी पर्सनल लाइफ को ध्यान नहीं दें। खैर चलिए यहाँ देखते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आयन जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है किसके लिए? बेसिक्स के लिए। क्लियर? तो बेसिक्स के लिए 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर ऑफ OH माइनस आयन, बेस कैन डोनेट। नंबर ऑफ H प्लस आयन, इट कैन एक्सेप्ट। H प्लस आयन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है मोनो एसिडिक, ठीक है, इसके बाद डाई एसिडिक एंड देन ट्राई एसिडिक, और चौथा जो होता है पॉली एसिडिक होता है। पॉली एसिडिक का मतलब होता है कि जिसमें एसिडिटी जो होती है ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? एसिडिटी जो होती है मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। अब कौन कौन हो गया इधर ध्यान दो। मोनो एसिडिक में आपका आ जाएगा NaOH, ठीक है, इसके अलावा KOH, इसके अलावा NH4OH, इसके अलावा NH3, इसको आप RNH3 भी लिख सकते हो, RNH2, ठीक है। इसके अलावा C6H5NH2 ये भी ले सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये जो होते हैं मोनो एसिडिक होते हैं। ये जितने हैं क्या हैं? मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक देखते हैं, डाई एसिडिक में कौन कौन आता है? तो डाई एसिडिक में आप ऑलरेडी जानते होंगे, डाई एसिडिक में MgOH ट्वाइस। डाई एसिडिक में कौन कौन आता है? MgOH ट्वाइस। ठीक है, इधर ध्यान दो। मोनो एसिडिक में NaOH, KOH, NH4OH, NH3, RNH2, C6H5NH2। ठीक है, इसके अलावा डाई एसिडिक में MgOH ट्वाइस, इसके अलावा CaOH ट्वाइस, इसके अलावा ZnOH ट्वाइस। ये सब जो है डाई एसिडिक होते हैं। तो पिछले क्लास में मैं आपको बता दिया था कि जो एन फैक्टर होते हैं, एन फैक्टर वो डिपेंड करते हैं कि कौन से रिएक्शन के साथ, कौन से कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, किस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम एन फैक्टर निकालते हैं। वैसे तो इनका एन फैक्टर यहाँ पे हम लोग अगर बिना रिएक्शन का बोला जाए तो कितना होगा? 2 होगा। इसका भी कितना होगा? 2। इसका भी 2। ये जितने भी है मोनो एसिडिक, इनका एन फैक्टर कितना होगा? विदाउट रिएक्शन 1 होगा। रिएक्शन के बाद हो सकता है चेंज हो जाए। वैसे तो मोनो एसिडिक का चेंज नहीं होता है, एक ही रहता है। क्लियर? डाई एसिडिक का चेंज हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है। ट्राई एसिडिक का 3 हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, तो ये डाई एसिडिक के हो गए एग्जांपल्स। ट्राई एसिडिक में भी आप लिख सकते हो AlOH थराइस और FeOH थराइस। ठीक है, ये जो है इनके एन फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। अगर रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तो, अगर रिएक्शन में भाग ले लिया तो 1 2 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी एन फैक्टर हो सकती हैं। क्लियर? तो ये डाउट में नहीं रहना है, फिर से बता देना चाहता हूँ। बिना रिएक्शन के अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि AlOH थराइस में एन फैक्टर कितने होंगे, तो 3 होंगे।
ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अगर रिएक्शन दिखा के आपसे पूछा जा रहा है तो कितना OH माइनस डोनेट किया है, उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एन फैक्टर कितनी होगी। तो या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। क्लियर? इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो एन फैक्टर इसका 1 होगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो एन फैक्टर इसका इसका 2 होगा, एन फैक्टर 2 होगा, इसका 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1-2 रिएक्शंस भी बता सकता हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, रिएक्शन भी देख लो ताकि कोई डाउट आपको नहीं रहे। अगर RNH2 रिएक्शन कर रहा है H+ से, तो ये बन जाता है RNH3+। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो हम लोग एसिडिटी निकालते हैं तो 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो OH माइनस डोनेट करें, ठीक है, और नहीं तो H+ आयन को क्या करें? एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे H+ आयन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो ये किसका केस हो गया? किसका केस हो गया? यह एक बेस हो गया। यह एक क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। और इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? एसिडिसिटी कितनी हो गई? तो 1 हो गई। एसिडिसिटी कितनी हो गई? तो 1 हो गई। कोई डाउट, कोई समस्या? फिर से बता देना चाहता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो आसानी से चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आवाज़ हो सकती है कि थोड़ी सी कम आए, क्योंकि माइक थोड़ा दूर है, लगाया हूँ माइक लेकिन दूर है, हो सकता है आपको आवाज़ कम आए। तो आपको लगता होगा कि अब थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो गया पढ़ाने में। ऐसा नहीं है, मोटिवेशन है, थोड़ा सा दूर में लगाया हूँ ट्राइपॉड, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, लेकिन हमारे एफिशिएंसी और एनर्जी में कमी नहीं आई है। थोड़ा बहुत कमी आता रहता है, वो डिपेंड करता है मूड पे, लेकिन एज ए टीचर मूड इंसान नहीं देखता है। मेरा पढ़ाना पैशन है, मैं पढ़ाता हूँ। बाकी आप लोग भी समझदार हो, इतना तो जज कर लिए होंगे कि हमारे अंदर पढ़ाने के कीड़ा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह जो है इस बेस है और इसकी एसिडिटी कितनी है? 1 है। क्यों? क्योंकि H+ ये क्या किया है? एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं H+ क्या किया? कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब तक ZOH ट्वाइस, अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराएं HCl से 1 HCl से अगर रिएक्शन कराएं 1 HCl से, तो ये क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है बताओ? रिएक्शन करके ZnCl2 बन जाता है। जब 1 HCl से कराओगे तो यहाँ ध्यान दो, ZnOHCl बनता है। क्या बनता है? ZnOHCl प्लस H2O, प्लस क्या बन जाता है? H2O। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। OH को यहाँ लिख सकते हो और Cl को अलग लिख सकते हो, ZnOHCl प्लस H2O। अब यहाँ से देखो कितना OH माइनस डोनेट किया है? कितना OH माइनस डोनेट किया? मात्र 1 OH माइनस डोनेट किया है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। फिर से सुन लो, अभी आपको मैं समझाया था कि डाई एसिडिक होगा तो जरूरी नहीं है कि एन फैक्टर 2 ही होगा। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ZnOH ट्वाइस, तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है एन फैक्टर, ठीक है। मैक्सिमम इसका 2 होगा। अगर आपसे बिना रिएक्शन पूछ लिया जाए कि MgOH ट्वाइस का आप एन फैक्टर बताओ तो 2 बोलना है। अब जैसे ये एग्जांपल हो गया, इसके बाद दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल है ZnOH ट्वाइस 2 HCl से जब रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है ZnCl2 प्लस H2O, ZnCl2 प्लस H2O। अब यहाँ देखो 2 OH माइनस को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। कितना? 2 OH माइनस को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, जिसके वजह से इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया बताओ? 2। एन फैक्टर कितना हो गया? 2। इसमें एन फैक्टर कितना है? 1 है। क्यों? क्योंकि मात्र OH माइनस 1 ही डोनेट किया है, जिसकी वजह से इसका एन फैक्टर 1 हो गया और इसका एन फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि 2 OH माइनस को डोनेट कर दिया। क्लियर?
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमारे क्लास में आपको मिलेगी। यहाँ बखूबी सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी हमारे चैनल पे, ठीक है। अभी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे बवाल मचाने वाले हैं, आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं ये कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके? बेसिक्स के। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आने वाले हैं। वैसे तो एन फैक्टर में पहले ही बता चुका हूँ, एन फैक्टर आपको मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ, बहुत अच्छे से आप जाके देख सकते हो। चैनल में आप जाइए, वैसे तो चैनल पे ही हमारे वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आप चैनल पे एक बार और क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट की 35 लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ। वहाँ डिटेल में आपको एन फैक्टर के बारे में सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसिडिटी आप समझ गए हमें, नंबर ऑफ H माइनस आयन बेस कैन डोनेट, नंबर ऑफ H प्लस आयन इट कैन एक्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं एन फैक्टर किसके लिए? तो अब सीखेंगे हम लोग फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा मिटाने में आजकल दिक्कत होती है, ठंड का मौसम है, और मैं तो ऐसे वीडियो पॉज करके ही मिटाता हूँ बाकी वीडियोज में, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और आपको बड़ी लंबी वीडियो दे दें, मिटाने वाला भी जोड़ दें, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं कितना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि यार ऐसे ही आसानी से बना देता होगा वीडियो, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, और पढ़ाने में समझाने में, खास कर कैमरे के सामने, दिस इज नॉट ए इजी टास्क फॉर द बिगनर्स, ठीक है। बिगनर्स तो मैं नहीं हूँ, आपको भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं, उसको भी मैं बाद में मिटा दूंगा। अब सीखने वाले हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, उसके लिए एन फैक्टर कैसे निकालें। फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप ध्यान दो। एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है देखते हैं। एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस per mole ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये भी मैं बताया हुआ हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो आपको मैं फिर से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एन फैक्टर की वीडियो जो है मोल कॉन्सेप्ट में आप जाके देखिए और डिटेल में उसके बारे में सीखिए, ठीक है। एक एक टॉपिक को क्लियर करोगे तभी जाके एग्जाम क्लियर होता है, ये जान लो। खासकर नीट वगैरह को क्लियर करना है तो एक एक टॉपिक को आप पहले क्लियर करो अच्छे से, नहीं तो 6 साल 7 साल पढ़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। एक बार ढंग से पहले पढ़ लो, उसके बाद देखो एग्जाम कैसे नहीं कवर होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, एन फैक्टर जो है, एक और फॉर्मूला हमारे पास है एन फैक्टर का,
तो दूसरा फॉर्मूला जो है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये पहले भी मैं आपको बताया हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट में इसकी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट इतने लंबे समय तक क्यों पढ़ाए थे। मोल कॉन्सेप्ट इतने लंबे समय तक क्यों पढ़ाए थे आपको अब समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि बेसिक की क्लियरिटी हो जाती है तो सब्जेक्ट पे कमांड करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, कम समय में आराम से चीजें सीख सकते हो। ठीक, तो चलो अब इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो कुछ बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग चलिए सीखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग, देखो जेड भी कहीं कहीं आपको लिखे मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग में, तो यहाँ जेड रहे या एस रहे उससे मतलब नहीं है, दोनों सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों स्पेलिंग सही है, एस लिखो या जेड लिखो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग सीखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पहला पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, क्या बोलते हैं इसको? KMnO4, ठीक है। KMnO4 को देखते हैं हम लोग, पहले एक बार देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं भैया। तो चलो बहुत बेहतरीन पूरा दिखाई दे रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो KMnO4 जो है, सिर्फ MnO4 माइनस को देखते हैं, K को हटा देते हैं। तो ये जो है तीन चीजें शो कर सकती हैं। पहला एसिडिक न्यूट्रल हो सकता है, पहला हो सकता है एसिडिसिटी, ठीक है, दूसरा न्यूट्रल, ठीक है, और तीसरा बेसिसिटी, ठीक है। देखो ये जो MnO4 माइनस है एसिडिसिटी शो कर सकती है, न्यूट्रल शो कर सकती है एंड बेसिसिटी शो कर सकती है। क्लियर? MnO4 माइनस, फिर से सुन लीजिए, MnO4 माइनस जो है एसिडिसिटी शो कर सकती है, न्यूट्रल एंड बेसिसिटी शो कर सकती है। अब देखो जब एसिडिसिटी शो करेगी, या एसिडिक भी बोल सकते हो, चलो यहाँ एसिडिक ही लिख देते हैं, एसिडिक लिख लो, बहुत आसान रहेगा। एसिडिक और बेसिक लिख लो इसको, और नहीं तो न्यूट्रल। क्लियर? बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। एसिडिक कब होगा? जब Mn पे +2 होगा। जब Mn पे क्या होगा? +2। अब देखो इस पे होता है, Mn पे क्या होता है बताइए? तो Mn पे +7 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले भी बता चुके हैं, बेसिक चीज पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर का। तो इसमें +2 होता है, इसमें कितना आ गया? इसमें +7 होता है, इसमें +2 है। कितना का चेंज आ रहा है? 5 का चेंज। कितना का चेंज? 5 का चेंज। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ? n फैक्टर हो जाएगा 5, ठीक है। न्यूट्रल जब होगा तो n फैक्टर कितना होगा? तो न्यूट्रल में आप देख सकते हो MnO2 होता है। न्यूट्रल में क्या होता है? MnO2 होता है। तो MnO2 जो है, MnO2 पे Mn पे कितना हो जाएगा? +4। पहले कितना था? 7 था। कितना का चेंज आया? +3 का चेंज आया, ठीक है। तो चेंज 3 का आया, तो n कितना हो जाएगा? 3। n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। बेसिक होगा तो इसमें आप ध्यान दीजिए, बेसिक में MnO4 -2 हो जाता है। बेसिक में क्या हो जाता है? MnO4 -2 हो जाता है। तो माइनस जब 2 आ गया तो Mn पे कितना आएगा? +6 आएगा। कितना आएगा? +6। और इसमें कितना है? +7। कितना का अंतर? मात्र 1 का अंतर आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 3 n फैक्टर शो करता है पोटेशियम परमैंगनेट। फिर से सुन लो, पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 3 n फैक्टर शो करते हैं। जब एसिडिक होगा तो Mn +2 होगा। कितने के चेंजेस आ गए? +7 थे पहले, बाद में कितने हो गए? +2। n फैक्टर कितना? 5, ठीक है। जब न्यूट्रल है तो n फैक्टर कितना हो गया? 3। जब
बेसिक है तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एक एक करके जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एंड कन्वर्ट्स। देखो KMnO4 जो है, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 is a strong oxidizing agent in an acidic medium, ओके। एंड कन्वर्ट्स, अब देखो कन्वर्ट्स भी कर सकते हैं, एंड कन्वर्ट्स किसको किसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये, तो देखो जो ऑक्सीजन है +2 को, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, आयरन +2 को आयरन +3 आयन में कन्वर्ट कर सकता है। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि कन्वर्ट कर सकता है किसको किसको, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और भी चीजों में कन्वर्ट कर सकता है तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा अभी मेरी क्लास है तो क्लास भी कराना जरूरी है, बच्चे भी कुछ देर में आ जाएंगे। फिलहाल तो अभी तो मान लो कि 22 मिनट का वीडियो बना है, धीरे धीरे अब मैं लगातार सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। माफ करना आप लोग को भी लग रहा होगा कि एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, वीडियो डालते हैं 6-6 दिन पे, 7-7 दिन पे, 3-3 दिन पे, तो जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो इधर ध्यान दो, फिर से सुन लो एक बार और, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में, और ये बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है, या लिख भी सकते हो। पहला जो है किसको कन्वर्ट कर सकता है, फर्स्ट Fe+2 to Fe+3, Fe+2 to Fe+3 आयंस। ओके, ये जो है ये KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में होता है। क्लियर? चलो, और भी इसको और डिस्कशन में करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरी ये जो क्लासेस चल रही है जेईई मेंस वालों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिना बेसिक्स क्लियर किए आप जेईई मेंस हो या एडवांस हो उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ जो नीट के स्टूडेंट्स हैं हमारे वीडियो देखते हैं, तो जेईई के स्टूडेंट्स को भी आप भेजिए ताकि वो बेसिक चीज़ें पहले क्लियर कर सकें। आसानी से बेसिक क्लियर कर लोगे तो नेक्स्ट लेवल तक आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, इजीली खुद से पढ़ सकते हो। खुद से अगर नहीं भी पढ़ना है तो आप दूसरे से पढ़ोगे, किसी और टीचर से भी, तो आप चीज़ों को बहुत इजीली सीख सकते हो। ठीक है, ये हमारा मानना है, मेरा मानना है, आप लोग भी ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझदार अब हो गए हो, तो यही बताना चाहते हैं आपसे कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वैसे तो आप वीडियो पे मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल गया हूँ, आप लोग से थोड़ी बहुत मैं कन्वर्सेशन करने की भी कोशिश करता हूँ कि हमसे बच्चे जुड़े, धीरे धीरे इंसान सीखता है। आज मेरा 98 वीडियो अपलोड होने वाला है, जिसमें लॉन्ग वीडियो जो है 90+ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं सीख गया हूँ ऑन द कैमरा, काफ़ी चीज़ें मुझे अब आ गई है, बोलने भी आ गया कैमरे के सामने कैसे बोलना है। ठीक है, अभी फिलहाल देखो आवाज़ मेरी थोड़ी सी अभी आपको हो सकता है कि पूरी बराबर नहीं पहुंच रही होगी, इसलिए कि बिना माइक का मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। ठीक है, और जो ट्राइपॉड है वो भी, कैमरा भी मेरा दूर है, तो हो सकता है कि मोबाइल में आवाज़ भी उतनी कैप्चर नहीं हो रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया। पहले जब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता था तो ज़्यादा नज़दीक करके पढ़ाता था। ठीक है, तो उसमें क्लियरिटी, चेहरे की क्लियरिटी और बोर्ड की क्लियरिटी मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड में ज़्यादा ही था, इसमें थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आने वाले समय में इसको भी मैं एडजस्टमेंट करूँगा। तो धीरे धीरे अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। छोटे छोटे बच्चे इंटर कर गए हैं स्कूल में, तो इनको भी भगाना पड़ेगा। अभी यहाँ झूला वाला लग गया है, बच्चे आके खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो डिस्टर्ब तो ये लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन अब आस पड़ोस के बच्चे हैं तो भगाना भी ठीक नहीं लगता है। फिर भी चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।